गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्ञान भारती हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस आज आपको लेसन 15 आर्थिक विकास के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी, जिसमें हम लोग जानेंगे आर्थिक विकास। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो हर सुबह है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग जो भौतिक सुविधाओं से भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं और विश्व की अधिकांश यानी अधिकतर जो जनसंख्या है वो अपने जीवन अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, जिसे हम गरीबी के रूप में जान सकते हैं। तो ऐसे गरीब के रूप में पहचाने जाने वाले इन लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाएं या आराम की कल्पना का एक विषय बताया गया है। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं और इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलें आदि ऐसे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, जिसमें हम जानेंगे आर्थिक विकास। आज के आधुनिक युग में विश्व का प्रत्येक देश विकास के लिए प्रयत्न करता है, परंतु विकास का मात्र आर्थिक ही नहीं, अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया भी है। कहने का मतलब यह है कि अगर समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो देश का विकास हो सकता है। किस तरह से? तो आर्थिक विकास जो है यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें हम जानेंगे आर्थिक विकास अर्थात क्या। देश की आय में सतत वृद्धि होना आर्थिक विकास कहलाएगा। फिर है देश के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होना, यानी देश में जो प्रति व्यक्ति है उन व्यक्तियों की आय में वृद्धि होना तो आर्थिक विकास कहलाएगा। और तीसरा है कि लोगों के जीवन स्तर में अगर सुधार होगा तो हमारे देश का आर्थिक विकास हुआ, ऐसा माना जाएगा। तो इन बातों से आर्थिक विकास कहा जा सकता है। देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश के कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति की आय प्राप्त होती है, जबकि जीवन स्तर में लोगों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं जैसे कि अनाज हैं, कपड़े हैं, वस्त्र मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन व्यवहार सुविधा तथा आवास की सुविधाओं का इसमें समावेश होता है। तो कहा जा सकता है कि जो जनसंख्या है उनको विभाजित करने पर प्रति आय, तो आय का कहने का मतलब यह है कि अगर इनके जीवन स्तर में सुधार होगा तो देश की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि इनके जीवन जो इनका जीवन स्तर है, अगर इनकी आय में वृद्धि होगी तो देश में विकास हो सकता है, क्योंकि देश की आय बढ़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्र के बाद अगर राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, जैसे कि अनाज, कपड़ा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सेवाओं का अगर उपयोग या सुविधाओं में वृद्धि हुई है, तो हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में उपरोक्त आवश्यकता अच्छी तरह से संतुष्ट हुई है। अतः कहा जा सकता है कि हाँ, भारत में आर्थिक विकास हो रहा है। फिर हम जानेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास में वृद्धि का अंतर। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में वृद्धि शब्द यूज़ किया गया है, पर दोनों के बीच में कुछ अंतर बताए गए हैं, जिसमें हम पहला जानेंगे विकास की प्रक्रिया के आधार पर। आर्थिक विकास तुलनात्मक और उसकी वृद्धि परिणात्मक है। मतलब जो आर्थिक विकास है वो उसके गुण हैं, उसके गुण बताने हैं, और आर्थिक जो वृद्धि है उस गुण का वो परिणाम बताया गया है। इसलिए कहा गया आर्थिक विकास जो है वो गुणात्मक है और आर्थिक वृद्धि है वो परिणात्मक है। आर्थिक विकास यह प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद की अवस्था है। तो उसकी प्रथम अवस्था बताइए विकास, जो उसकी प्रथम अवस्था है बताइए। शुरुआत विकास से होगी और फिर उसके बाद की व्यवस्था बताइए उसकी वृद्धि। अर्थतंत्र में सेकंड पॉइंट है अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। तो अर्थतंत्र में होने वाले जो नए संशोधन हैं उनके आधार पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास है। जैसे देखा जाए तो कृषि क्षेत्रों में जो गेहूं है, धान जैसी फसलों में अगर नए बीज की खोज होने पर उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई है, तो ये एक आर्थिक विकास कहलाएगी। समझने की कोशिश करना कि जो खेती में गेहूं या धान की जो फसलें हैं, अगर उनके बीजों की नई खोज होती है तो बीज की खोज होने पर अगर उत्पादन में वृद्धि हुई है तो वो आर्थिक विकास कहलाएगा। लेकिन
जमीन में वृद्धि होने से उसकी जो उत्पादन में वृद्धि होगी, उसका उत्पादन बढ़ेगा, जो वो आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? कि अगर आपके कृषि क्षेत्र में गेहूँ या बीज की खोज होने पर उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो यहाँ उत्पादन के अनेक गुना में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास कहलाएगा। लेकिन जमीन में वृद्धि होने के साथ उसके उत्पादन में वृद्धि होगी तो वो एक आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। तीसरा पॉइंट है हमारा, विकसित और विकासशील देशों में संदर्भ में बताना है। तो इसमें बताया गया है कि विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है। जैसे विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जबकि विकासशील देशों की आय में हुई वृद्धि को आर्थिक विकास कहलाती है। फिर हमारा पॉइंट है विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण। तो हम इसके जानेंगे लक्षण के बारे में। तो विकसित अर्थतंत्र और विकासशील अर्थतंत्र प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अलग अलग किए गए जाते हैं। विश्व बैंक के 2004 में विश्व विकास लेख में 735 से भी कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण तय किए गए हैं जो नीचे है। पहला है हमारा नीची प्रति व्यक्ति आय। विकासशील देश की राष्ट्रीय आय नीची होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से प्रति व्यक्ति की आय नीची रहती है। नीची प्रति व्यक्ति आय के कारण जीवन स्तर नीचा होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि विकासशील देशों की जो आय है वो नीची होने का क्या कारण है कि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो अधिक है, उस जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने की वजह से उनकी आय नीचे। क्यों? क्योंकि उनको जो जीवन स्तर की जो सुविधाएं हैं वो भरपूर रूप से नहीं मिल पा रही है। तो जब व्यक्ति की आय ही निश्चित नहीं होगी, यानी आय जब कम होगी तो देश का विकास कैसे ऊंचा हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होने से प्रत्येक व्यक्ति की जो आय नीची है, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय नीची होने के कारण उनका जीवन स्तर नीचा है। क्योंकि जब उनकी आय में वृद्धि नहीं होगी तो वो जीवन स्तर की जो उनकी सुख सुविधाएं हैं वो भरपूर रूप से सुख सुविधाएं नहीं भोग पाएंगे, इसलिए उनका जीवन स्तर भी नीचा माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर अर्थात विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2% अथवा उससे भी अधिक भी होती है। तो ये भी एक आर्थिक विकास को रोकने वाले तत्व भी बताए गए हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कृषि क्षेत्र पर अवलंबन। विकासशील देशों में कृषि मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है, जिसमें देश के 60% से भी अधिक लोग रोजगारी के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 25% बताया गया है। तो कहा जाता है कि विकासशील जो देश हैं वहाँ कृषि को आर्थिक प्रवृत्ति का मुख्य रूप माना गया है, जिसमें 60% लोग बताए गए हैं जो रोजगारी उनकी कृषि पर ही निर्भर होती है, और देश की जो आय भी कृषि का जो योग लगभग 25% ही माना जाता है। फिर है आय वितरण की असमानता। विकासशील देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बंटवारा असमान होता है। यह समानता ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में होती है। देश में शीर्ष 20% धनिक लोग राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा रखते हैं, और निम्न स्तर के जो लोग हैं वो 20% गरीब लोग राष्ट्रीय आय का 10% हिस्सा रखते हैं। इस प्रकार जो विकासशील देशों में आय और संपत्ति का केंद्रीकरण धनिक लोगों में हुआ नजर आता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये बताया गया है कि विकासशील देशों में जो आय और उत्पादन के साधनों का जो बंटवारा है वो बंटवारा असमान बताया। क्यों? क्योंकि असमानता जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होती है। तो देश के जो शीर्ष हैं, जो धनिक लोग हैं, वो 20% लोग आय का 40% हिस्सा रखते हैं। यानी यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा रखते हैं, और जो कि निम्न स्तर के जो लोग हैं वो 20%, गरीब के जो आय का हिस्सा है वो 10% रखते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विकासशील देशों में जो आय और संपत्ति का केंद्रीकरण है वो धनिक लोगों के हाथों में ज़्यादा नजर आता है। तो निम्न स्तर लोगों की इस तरह से स्थिति खराब हो जाती है। फिर बताया बेरोजगारी। तो बेरोजगारी विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया है। इन देशों में
बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो कुल श्रमिकों की संख्या 3% से भी अधिक होती है। इन देशों में जो बेरोजगारी है वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी है, फिर छुपी बेरोजगारी है, औद्योगिकरण बेरोजगारी में पाई जाती है, जो लंबे समय तक बेरोजगारी होती है। तो इसमें कुछ बेरोजगारी ऐसी बताई जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के आधार पर है। फिर है छुपी बेरोजगारी। छुपी बेरोजगारी में ऐसा होता है कि मजदूर अधिक होते हैं, लेकिन सिर्फ देखने में मजदूर अधिक होंगे, बाकी आधे मजदूर, उसमें आधे ही मजदूर काम करते हैं, बाकी मजदूर सिर्फ आर ही लेते हैं। तो इस तरह से मतलब फ्री की, मतलब ये देखा जाए कि जैसे कि उदाहरण ले लो कि 10 मजदूर हैं, तो 10 मजदूर का काम है, पर उसमें 8 ही मजदूर वो 10 मजदूर का काम कर रहे हैं और 2 मजदूर हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, पर उनको जो आवक है वो मिल रही है। तो वो एक प्रकार से क्या मानी जाएगी? छुपी बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी जो उद्योग के आधार पे, तो इस तरह से लंबे समय तक ये बेरोजगारी होती है। फिर है गरीबी। गरीबी विकासशील राष्ट्र का एक लक्षण बताया गया है। जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकता जैसे कि अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम गरीब मानते हैं। विकासशील देशों में ऐसे लोगों की संख्या है जो वो कुल जनसंख्या का लगभग तीसरा भाग बताया। कुल जनसंख्या का तीसरा भाग इसमें बताया गया है। ऐसे लोग हैं जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गरीब की जनसंख्या अधिक देखने को मिल रही है। फिर है द्विमुखी अर्थतंत्र। विकासशील देशों में अर्थतंत्र का स्वरूप जो है वो द्विमुखी बताया गया, यानी दो रूप। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, रूढ़िचुस्त सामाजिक ढांचा, कम उत्पादन पाया जाता है, और दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग, नई उत्पादन पद्धति, आधुनिक यंत्र और वे भी जीवन शैली पाई जाती है। तो इस प्रकार से उसके दो रूप बताए गए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर वही पुरानी कृषि पद्धति चल रही है, पुराने यंत्र सामग्री हैं, पुरानी सामाजिक ढांचा चल रहा है, कम उत्पादन पाया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए अर्थतंत्र, तो वही शहरों की तरफ आधुनिक उद्योग होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, नई नई उत्पादन पद्धतियाँ होती हैं। इस तरह से दोनों की जीवन शैली पाई जा रही है, इसलिए उसे अर्थतंत्र को द्विमुखी बोला गया है। फिर है मूलभूत अपर्याप्त सेवा। तो मूलभूत अपर्याप्त सेवा जिसमें विकास के लिए अनिवार्य मूलभूत सेवाएं जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि ऐसे अर्थतंत्र कम विकास होता है, जो देश के विकास के लिए अवरोधक माना जाता है। तो अपर्याप्त सेवा यानी कहने का मतलब यह है कि विकास के लिए जो अनिवार्य है, जरूरी सेवाएं हैं, वही सेवाएं यहाँ देखने को कम मिल रही हैं। शिक्षा जरूरी है पर वो नहीं मिलती देखने को, परिवहन आने जाने के लिए, फिर बिजली है, स्वास्थ्य है, बैंकिंग है। तो ऐसे अर्थतंत्र यहाँ कम देखने को मिलते हैं, इनका विकास यहाँ कम हुआ है, जो देश के लिए एक प्रकार से अवरोधक माना जाता है, जो देश के विकास को रोकता है। लास्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। तो विकासशील देशों में विदेशी व्यापार का जो स्वरूप है और ढांचा अलग पाया जाता है। ये देश के मुख्यतः कृषि उत्पादन और बगीचों में उपज तथा कच्ची धातुओं का निर्यात करता है। इस प्रकार के जो निर्यात की मांग होती है वो कम होती है और इनका भाव भी नीचा होता है, जिसके निर्यात की आय कम होती है, जबकि आयात औद्योगिक उपज और यंत्र सामग्री का होता है। तो इन वस्तुओं का जो भाव अधिक होने से आय के पीछे खर्च अधिक होता है। इस प्रकार विकासशील देश के लिए विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने से देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये बताया गया है कि जैसे कृषि उत्पादन है, जो बगीचे हैं, जो कच्ची धातु का यहाँ निर्यात किया जाता है, यानी इन सब वस्तु यहाँ तैयार होती हैं जिसकी मांग कम होती है और भाव भी नीचा होता है। तो इनकी मांग भी कम है और भाव भी नीचा है, लेकिन इनका निर्यात करने के लिए जो यंत्र सामग्री है वो महंगी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वस्तुओं का भाव अधिक होने से आयात के पीछे यानी इनके पीछे खर्च अधिक होता है और विदेशी व्यापार की शर्तों के प्रतिकूल होने से यहाँ विदेशी का कर्ज बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो विकासशील देश में मुख्य रूप से दिए गए लक्षण पाए जाते हैं। भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण कम या अधिक मात्रा में भारत पर ही लागू पड़ते हैं। अब हम जानेंगे आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति। तो भारतीय अर्थतंत्र का परिचय प्राप्त करने से पहले हम आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले आर्थिक प्रवृत्ति। तो आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से
की जाने वाली जो प्रवृत्ति है उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात जो आवक प्राप्त करने के लिए और फिर उसको अपने जीवन स्तर में जो आवश्यक वस्तु हैं उसे खर्च करने के उद्देश्य से या अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो हम खर्च करते हैं उस उद्देश्य से जो की जाने वाली प्रवृत्ति है उसे हम आर्थिक प्रवृत्ति कहेंगे। जैसे कि किसान करता है, फिर कारीगर हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, ये सभी आर्थिक प्रवृत्तियाँ ही कहलाएंगी। इसके बाद है अनार्थिक प्रवृत्ति। तो अनार्थिक प्रवृत्ति अर्थात जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना ना हो उसे हम अनार्थिक प्रवृत्ति कहेंगे। जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्त करना ना हो और किसी उद्देश्य से खर्च भी ना किया जाता हो उस प्रवृत्ति को हम अनार्थिक प्रवृत्ति कहेंगे। जैसे कि माता, तो जो माँ है वो अपने बालक की देखभाल करती है, तो उसके पीछे वो कोई आवक मांगती है नहीं, उसके पीछे वो कोई खर्चा मांग रही है नहीं, तो वो एक अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाएगी। फिर है व्यक्ति समाज सेवा का जो कार्य करता है तो वो एक अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाएगा। अब हम जानेंगे भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा। तो भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा जिसमें अर्थतंत्र में होने वाले विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्तियों का या विविध व्यवसाय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा माध्यमिक क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक प्रवृत्तियों को इस वर्गीकरण को व्यावसायिक ढांचे के रूप में पहचाना जाता है। इन तीनों विभागों और उसमें समावेश होती जो प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे प्रथम है प्राथमिक क्षेत्र। तो अर्थतंत्र के इस विभाग में कृषि तथा कृषि के साथ संगन प्रवृत्ति जैसे कि पशुपालन है, पशु संवर्धन है, मत्स्य उद्योग है, मुर्गी बतख पालन है, जंगल है, फिर कच्ची धातुओं की खुदाई आदि प्रवृत्ति को हम प्राथमिक विभाग में समावेश करेंगे। मतलब प्राथमिक क्षेत्र की प्रवृत्ति में क्या आएगा, जैसे कि इसमें पशुपालन करना, पशु संवर्धन उनकी रक्षा करना, मछलियों को पालना, मुर्गी बतख पालना है, जंगलों में से काम करना और कच्ची धातुओं की खुदाई करना, ये सारी हमारे प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे। सेकंड है माध्यमिक क्षेत्र। माध्यमिक क्षेत्र में जो छोटे और बड़े आधारभूत उद्योग हैं उनका निर्माण कार्य आदि प्रवृत्तियों का समावेश होता है। ये विभाग जो हैं वो उद्योग के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्र तक का उत्पादन होता है। इसमें मतलब पिन यानी कि किसी भी चीज़ का लोखंड वगैरह का उत्पादन होना, ये सारी चीज़ें माध्यमिक क्षेत्र में ली जाएंगी। सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में अनेक विध सेवाओं का समावेश होता है, जैसे कि व्यापार है, संचार, वायु तथा समुद्री मार्ग, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग, फिर बीमा कंपनियां, परिवहन, मनोरंजन, ये आदि जो कार्यों का समावेश सेवा क्षेत्र में होता है। सामान्य रूप से विकासशील देश में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व है। रोजगारी तथा राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का विकास सबसे अधिक होता है, परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का महत्व माध्यमिक और सेवा क्षेत्र में सापेक्षता में घट जाता है और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये बताया गया है कि जैसे रोजगारी और राष्ट्रीय आय के प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सा बताया गया है कि जैसे कि कृषि है तो कृषि करना, उसके द्वारा पशुपालन करना जिसकी वजह से दूध का उत्पादन बढ़ना, मत्स्य उद्योग करना, मुर्गी बतख पालना, अंडे वगैरह जिससे मतलब अधिक इसकी बिक्री हो, जंगल, तो जंगल के द्वारा कई प्रकार की हम औषधियाँ वगैरह तैयार होती हैं, इनकी लकड़ियों से कई प्रकार के फर्नीचर तैयार होते हैं। तो ये सब चीज़ की वजह से कहा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र को महत्व तो दिया है, पर उसके बाद धीरे धीरे इसकी सापेक्षता घटती जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो कच्चा माल तैयार होता है उससे कच्चे माल से फिर जो पक्का माल तैयार किया जाता है जो उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जाता है, तो इस प्रकार से उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की जो व्यापकता है वो आज के समय में बढ़ती जा रही है। फिर उत्पादन के साधन, अनेक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज़, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए अनेक विधि साधनों का उपयोग होता है, जिसमें 4 भाग में बांटा गया है। पहला है जमीन, फिर पूंजी, श्रम और नियोजन। तो जमीन, सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में जमीन अर्थात होता है सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पे आए हुए खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है।
इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्राकृतिक साधन बताया गया है। तो हमारी जो एसएस की भाषा है उसमें यही कहा गया है कि जमीन का अर्थ यही बताया गया कि पृथ्वी की सपाटी की जो ऊपरी की परत होती है उसे हम जमीन कहते हैं। पर अर्थतंत्र की भाषा में कहा गया है कि जमीन में से हमें प्राकृतिक संपत्ति मिलती है। जमीन के अंदर धरातल में इसकी भूमि वाले जो यानी भूगर्भ भाग में हमें खनिज हैं, धातु हैं, ये सब प्राप्त होते हैं, डीजल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें इससे जमीन उत्पादन का एक प्राकृतिक साधन माना गया है। फिर है पूंजी। तो उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाले मानव सर्जित साधन जैसे कि यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूंजी में होता है। तो उत्पादन की प्रक्रिया के लिए हम जो उपयोग में लिए जाएंगे, तो उपयोग में किए जाने वाले जो साधन है वो मानव सर्जित साधन है, मानव के द्वारा तैयार किए गए। तो वो क्या है? औजार है, यंत्र है जो मानव के द्वारा तैयार किया गया है, फिर मकान है जो मानव के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये उत्पादन के साधन में पूंजी का इस प्रकार समावेश किया जाता है। फिर है श्रम। तो श्रम जो है वो भौतिक बदले के उद्देश्य किए जाने वाले किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। तो श्रम उत्पादन का सजीव साधन क्यों बताया गया है? क्योंकि श्रम यानी काम करना जो मनुष्य करेगा, तो मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक द्वारा जो कार्य करेगा, भौतिक के बदले जो उद्देश्य किए जाने यानी जो संसाधन के बदले जो काम करेगा मनुष्य, तो अपने शारीरिक और मानसिक रूप से वो काम करेगा, इसलिए उसे हम श्रम कहेंगे। और ये श्रम इसलिए उत्पादन का एक सजीव साधन माना जाता है, जिसमें श्रम के रूप में कौन कौन आएंगे? तो कृषि मजदूर हैं, कामदार हैं जो और भी लोग काम करने वाले होते हैं, फिर शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, कारीगर हैं, ये सारे कार्य को श्रम कहेंगे। फिर है नियोजक। तो उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी, श्रम ये तीनों साधनों को लाभ के उद्देश्य से कुशलतापूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजक कहते हैं। इन साधनों का योजनापूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजक कहा जाता है। अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया में जो ये साधन बताए गए हैं, जिसमें जमीन, पूंजी और श्रम तीनों साधनों को जोड़कर किस प्रकार लाभ लेना है, लाभ के उद्देश्य से जो संयोजन किया जाएगा, आयोजन तैयार किया जाएगा, उसे हम नियोजक कहेंगे। और इन साधनों को हम योजनापूर्वक उत्पादन में जोड़ने को यानी किस प्रकार से जोड़ना है, उस जोड़ने के कार्य को हम नियोजक कहेंगे। फिर है उत्पादन के साधनों का बंटवारा। तो उत्पादन के साधनों का बंटवारा किस प्रकार किया है? तो मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं। तो हम सभी को पता है कि मानव मतलब उस तरह से बताया कि हमें जितनी चीज़ें मिलती हैं उतनी हमें कम ही लगेंगी। हमारी जो आवश्यकताएं, जितनी आवश्यकता हमें पूर्ण होती जाएंगी उतनी हमारी नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती जाएंगी। इसलिए कहा गया है कि मानव की जो आवश्यकताएं वो असीमित हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन भी सीमित हैं। आवश्यकताएं असीमित हैं लेकिन आवश्यकताओं को पूरे करने वाले जो साधन है वो सीमित बताए हैं। तो विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। ये बात सही है कि विश्व में किसी भी देश में आप चले जाओ, किसी भी देश में हमारी आवश्यकताओं को पूरे करने वाले साधन असीमित नहीं होंगे, सीमित ही होंगे। यानी साधन बहुत सारे हों यानी हर आवश्यकता हमारी पूरी हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो साधन हैं वो सीमित हैं। उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे और कहाँ और कितनी मात्रा में करेगा, ये सारे प्रश्न हम साधनों के बंटवारे में उद्भव होते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकता अमर्यादित और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता में से अनेक आवश्यकताओं का उद्भव होता है। अनेक आवश्यकताएं बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती हैं। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होती हैं। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकताएं असीमित हैं। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यही बताया है कि मनुष्य की जो आवश्यकता है वो असीमित है। उसकी जो आवश्यकता है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर उसकी एक आवश्यकता खत्म होगी तो उसकी अन्य बहुत सारी आवश्यकताओं का उद्भव होगा, जिसमें से कई बार क्या करता है मनुष्य अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, मतलब बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके उसे संतुष्टि मिलती है। लेकिन कुछ उसकी ऐसी आवश्यकताएं होती है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होती हैं। तो जब ऐसी आवश्यकता होती हैं तो उनके लिए जो उसके साधन हैं, टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ साधन होते हैं, तो वो साधन जो है वो असीमित नहीं होते। तो जिसकी वजह से क्या करना है,
कि यहाँ पे कुछ आवश्यकताओं की हमें पसंदगी करनी पड़ती है कि हाँ, जैसे कुछ आवश्यकताएं, 4-5 आवश्यकताएं बता दी, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो साधन है वो सीमित नहीं है। तो हम अपनी 4-5 आवश्यकताएं जो हैं उनमें से कुछ आवश्यकताओं को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी अपनी पसंदगी करेंगे कि हाँ, हमें इन 4 कामों में से हमें ये 2 काम पसंद करना है, जिसके साधन हमें मिल रहे हैं, तो हम ये 2 काम अपना पूरा कर सकते हैं, तो ये 2 काम से हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। तो इस प्रकार से हमें अपनी आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है, जैसे हम कहेंगे असीमित आवश्यकता। फिर सेकंड नंबर पे आवश्यकताओं की अग्रिमता क्रम। तो असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन सी आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है, यह व्यक्ति को निश्चित करके और आवश्यकताओं को अग्रिमता क्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकता अधिक महत्व की हो तो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अन्य आवश्यकता। तो इस प्रकार उत्पादन के साधन सीमित होने से आवश्यकताओं की अग्रिमता क्रम निश्चित करना पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब भी वही बताया गया है कि हमारी जैसे बहुत सारी आवश्यकता हैं, तो बहुत सारी आवश्यकताओं में से जो आवश्यकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाँ, ये वाली आवश्यकता को हमें पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है, तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करेगा, पहले उस आवश्यकता को निश्चित करेगा कि जो बहुत सारी आवश्यकता हैं उसमें से प्रथम वो आवश्यकता को प्रथम जगह पे रखेगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। फिर उसके लिए सर्वप्रथम उस आवश्यकता की साधन देखेगा कि हाँ, इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए साधन भी हैं और वो ज़रूरी भी है, तो वो अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकता को सबसे प्रथम जगह पर रखेगा, इसलिए उसे कहा गया है अग्रिमता क्रम, जो सबसे प्रथम रखा जाए। तो सर्वप्रथम पहले वो अपनी उस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेगा, उसके बाद अगर हो सकेगा तो वो अपनी अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन सीमित होने के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पसंदगी करके महत्वपूर्ण आवश्यकता को सर्वप्रथम सबसे आगे रखेगा और उसे सबसे पहले पूर्ण करेगा। फिर है मर्यादित साधन। तो उत्पादन के साधनों में मुख्य प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। ये सभी साधन मर्यादित हैं। तो हमें पता है मर्यादित साधन में यानी प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति 2 प्रकार की संपत्ति बताई गई है और दोनों मर्यादित बताई गई हैं। तो इसलिए इनका जो उपयोग है वो हमें विवेकपूर्ण करना होगा। पसंद की गई आवश्यकताओं के लक्ष्य में रखकर साधनों का हमें बंटवारा करना पड़ेगा और बंटवारा करके फिर हमें इन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादित साधन है इसलिए। फिर है साधनों का वैकल्पिक उपयोग। तो आवश्यकता संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं, इतना ही नहीं परंतु वो वैकल्पिक उपयोग वाली भी होती है, यानी उनको चॉइस करना पड़ेगा। विकल्प दिए हैं, MCQ बोलते हैं जैसे वैकल्पिक, तो उसको हम चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी आवश्यकता किस प्रकार करनी है। जैसे कि उत्पादन का कोई भी साधन है वो एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग होगा। जैसे कि आवश्यकताओं के जो साधन हैं वो मर्यादित है, हमने पढ़ा भी हाल। तो मर्यादित साधन है लेकिन उसमें से कोई ऐसा साधन है जो उत्पादन मतलब वो साधन का एक बार उपयोग करने के बाद भी उसका बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो साधन हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाएगा। तो इस प्रकार हम उसकी चॉइस ज़्यादा करेंगे। इस साधन का एक समय में ही उपयोग हो सकता है, इस प्रकार के जो उपयोग वैकल्पिक हो ऐसा कह सकते हैं। जैसे ज़मीन में गेहूं की फसल बोएं तो बाजरी, मकई और मूंगफली या अन्य फसल नहीं बोई जा सकती, तो ज़मीन के अनुपयोग का त्याग करना होगा। कहने का मतलब ये वैकल्पिक उपयोग इस तरह से आपको उदाहरण दिया हुआ है कि कोई ज़मीन है, उस ज़मीन में गेहूं की फसल की गई है, लेकिन ज़मीन में गेहूं की फसल के अलावा उसमें बाजरी, मकई, मूंगफली अन्य फसल अगर नहीं बोई जा सकती तो हमें उस ज़मीन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, विकल्प करना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि ये ज़मीन हमें नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ गेहूं की फसल हो रही है। फिर जो बाजरी, मकई, मूंगफली और जो अन्य फसल है उसके लिए हमें फिर दूसरी ज़मीन लेनी पड़ेगी और फिर हमारे पास इसके लिए साधन या आय की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम विकल्प में लेंगे, मतलब इस ज़मीन का हम त्याग कर देंगे और दूसरी कोई ज़मीन चॉइस करेंगे जिसमें एक फसल के अलावा अन्य फसल का भी उत्पादन किया जा सकता हो। तो इस प्रकार परिस्थिति में अधिक आवश्यकता संतुष्ट हो, इस तरह वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने में साधनों का हमें बंटवारा करना पड़ता है। अब हम जानेंगे उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धति। तो उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है, जिसमें बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति आती है। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से एकदम विरोधी हैं।
बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति, ये दोनों पद्धति एक दूसरे से बिल्कुल विरोध बताई गई हैं। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियाँ भी विकसित हुई हैं, जो प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति स्वीकार करता है। और उत्पादन साधनों के बंटवारे की मुख्य पद्धतियों की जानकारी इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाजार पद्धति। अमेरिका, जापान आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया था। बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। मतलब कहा गया है यहाँ जो उत्पादन का साधन किया जाता है वो लाभ के आधार पर किया जाता है कि किसमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, उस प्रकार उन साधनों को हम सबसे पहले लेंगे। तो इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ आर्थिक निर्णयों के केंद्र में लाभ होता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना उसमें पूंजी निवेश किया, और इस पद्धति में बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त हुआ। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती। तो कहने का मतलब ये बताया कि जिन लोगों में पूंजी निवेश करना यानी जिसमें पूंजी निवेश करना यानी उसमें खर्च करना जो लाभदायक ज़्यादा माना जाएगा, वहाँ ये लोग पूंजी का निवेश करते हैं, और इस प्रकार इस बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है, जिसमें स्पर्धा जो है उसका तत्व एक अनोखी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य क्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है, और इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन भी होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति को भी खोजा जा सकता है। इसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है और इससे देश का आर्थिक विकास तीव्रता से बहुत बढ़ता है, इसलिए इसका स्पर्धा बताई गई है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा का प्रतिस्पर्धा तत्व अदृश्य हाथ बताया गया है और इस तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप भी न होने से ये पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचानी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाजार पद्धति में राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए ये मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचानी जाएगी। जिसमें बाजार पद्धति में हम सबसे पहले जानेंगे बाजार पद्धति के लक्षण। तो इनके लक्षण ये बताए गए हैं कि उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। मतलब उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों की मालिकी जो है वो व्यक्तिगत होगी या निजी होगी, उसमें कोई सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर समाज पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ होगा। ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर मिलते हैं। तो बाजार पद्धति ये तो सामान्य रूप है कि हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने चाहते हैं या किसी प्रकार का साधन लेंगे तो हम उसकी पसंदगी करेंगे, इसलिए कहा गया है ग्राहकों की पसंदगी करके विशाल अवसर दिए जाते हैं। फिर बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सबसे बड़ी बात, इसलिए उसे मुक्त अर्थतंत्र भी कहा जाता है। फिर उत्पादन के साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। जैसे कि उत्पादन के साधन हमने लिए तो बाजार पद्धति में ये बताया कि हमने बहुत सारे साधन लिए, लेकिन हमने उन साधनों में ये देखा कि कोई साधन ऐसा है जो हमें ज़्यादा उपयोगी है और हमारे कई सारी आवश्यकताओं को एक ही साधन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम बंटवारा कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं कि हाँ हमें इस साधन की आवश्यकता है तो हम ये साधन सबसे प्रथम लेंगे। तो इस प्रकार से हम साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर करते हैं। फिर आर्थिक निर्णय मूल तंत्र के आधार पर भी लिए जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे बाजार पद्धति के लाभ। तो बाजार पद्धति के लक्षण देखें, अब उसके लाभ क्या हैं। तो बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। मतलब व्यक्ति कैसा होता है, उसकी आर्थिक वो स्वतंत्र रहेगा। फिर उत्पादन साधन का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। तीसरा, अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। फिर चौथा उसका लाभ है कि अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। फिर स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है। तो स्पर्धा होने के कारण वस्तु की जो गुणवत्ता है, उसके जो गुण हैं, उसको श्रेष्ठ यानी सर्वप्रथम माना गया है। फिर पॉइंट है हमारा बाजार पद्धति की कुछ मर्यादाएं या उनकी कमियां। तो मर्यादा और कमी उसकी क्या बताई गई है। तो बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर वे संपूर्ण नहीं हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं या ये कह सकते हैं उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे कि लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है। तो कहा गया है कि लाभ को ध्यान में रखकर हम उत्पादन होने की जो वस्तु का उत्पादन अधिक तो हो रहा है, पर जिसमें प्राथमिक आवश्यकता जो वस्तु है, प्राथमिक आवश्यकताएं जो हैं
उन वस्तुओं का क्या हो रहा है, उत्पादन घटता जा रहा है, तो ये एक प्रकार से उसकी मर्यादा ही है। फिर राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका ना होने से प्राकृतिक संपत्ति का अवयव हो रहा है। तो राज्य का मतलब कह सकते हैं कि राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप ना होने के कारण, निजी होने की वजह से प्राकृतिक संपत्ति का अवयव यानी कि विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा, और जितना इच्छा हो रही है उतना उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार। तो ये भी एक प्रकार से प्राकृतिक संपत्ति का नुकसान ही देखा जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें भी मर्यादित हैं। अगर वो चीज़ें अगर समाप्त हो गई तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इन चीज़ों का पर्याप्त रूप में, या फिर ये कह सकते हैं आने वाली जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों का उपयोग नहीं ले पाएगी। फिर ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उसका शोषण, ये सबसे मेन पॉइंट बताया गया ग्राहक के लिए, कि ग्राहक बाजार में जाता है लेकिन जो उस वस्तु को लेता है उस वस्तु के विषय में वो अज्ञान है, मतलब उससे उस चीज़ का नॉलेज है ही नहीं, उसे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो उसकी वजह से बाजार में जो जो ग्राहक है, अगर उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो वो उस वस्तु को खरीदेगा, तो वहाँ उसका शोषण होगा, यानी या तो उसको चीज़ खराब दी जाएगी या फिर उसे कम वस्तु वाली वस्तु है, कम पैसे वाली, उसे वो क्या करेगा, अधिक पैसे में खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसे उस वस्तु के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फिर संपत्ति आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता भी बढ़ेगी। तो संपत्ति आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ना। फिर एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय भी इसमें रहता है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा समाजवादी। अब हम जानेंगे समाजवादी पद्धति। तो समाज पद्धति की अनेक कमियों और सफलता के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। जो रूस और चीन जैसे देशों ने इस पद्धति को अपनाकर तीव्रता से आर्थिक का विकास किया था। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति की एकदम विरोधी बताई गई है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राजतंत्र द्वारा ही लिए जाते हैं, जिसमें उत्पादन के सभी साधन का जो स्वामित्व है यानी उसका स्वामी राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का जो संचालन है, यानी इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का जो संचालन है, उसका जो व्यवस्था की जाती है वो भी पूरी राज्य के द्वारा ही की जाती है। उत्पादन पूंजी निवेश साधनों का जो बंटवारा है, वो बंटवारा भी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य के द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रकार से बाजार पद्धति को लाभ के द्वारा माना गया है, तो इसी प्रकार से सामाजिक जो पद्धति है समाजवादी, इसमें इसका केंद्र लाभ उठाना नहीं है, इसका केंद्र होता है समाज का कल्याण। तो अपितु समग्र पूरे समाज का कल्याण के ऊपर बताया गया है। चीज वस्तुओं का जो उत्पादन और भाव है वो भी राज्य के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। राज्यों द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो भी राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि की भी जो राज्य की मालिकी, जो कृषि है वो भी राज्य की मालिकी में ही आती है। श्रमिक को उसकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है, जो उसके अनुसार काम लिया जाता है। मतलब ये कहा गया है कि जिस प्रकार श्रमिक यानी काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्षमता के द्वारा ही उसे वेतन दिया जाएगा, यानी उसकी क्षमता कितनी है काम करने की, इसी प्रकार से उसके अनुसार उससे काम लिया जाएगा और उसके काम के अनुसार ही उसे वेतन दिया जाता है। जिसमें हम समाजवादी पद्धति के लक्षण जानेंगे। तो उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है। तो ये हमने जाना कि प्रथम जो उसके लक्षण है तो वह है कि उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है। सेकंड, अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय जो हैं वो राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। फिर तीसरा है, आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं होता अपितु समाज का हित होता है। फिर चौथा है कि श्रमिक को काम के बदले ही वेतन चुकाया जाएगा। फिर समाजवादी के कुछ लाभ हैं। तो जिसमें पहला लाभ ये दिया है कि समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तु का उत्पादन नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि समाज की आवश्यकता अनुसार जितनी समाज को आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का उत्पादन होगा। अनावश्यक जिन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है ऐसी वस्तुओं का उत्पादन वो नहीं करता है। फिर इस पद्धति में सेकंड नंबर है कि इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य के लिए किए जाने वाले प्राकृतिक संपत्ति का अव्यय नहीं होता। मतलब इस पद्धति में उत्पादन के जो निर्णय लिए जाते हैं वो राज्य के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक संपत्ति को नुकसान नहीं होता, प्राकृतिक संपत्ति का अमर्यादित उपयोग नहीं होता है। फिर है आय और संपत्ति की असमानता भी दूर होती है। और चौथा है ग्राहक का शोषण नहीं होता है। तो बाजार पद्धति में ग्राहक का शोषण किया जाता है क्योंकि उसमें ग्राहक की अज्ञानता के ऊपर यानी उसे नॉलेज नहीं होता है, उस हिसाब से उसका शोषण किया जाता है। और समाजवादी पद्धति में ग्राहक का शोषण नहीं होता है। फिर है समाजवादी की पद्धति की
कुछ मर्यादाएं या सीमाएं। तो इसमें ये बताया गया है कि समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई जो समाज पद्धति की कुछ कमियां हैं, जैसे कि हैं उत्पादन साधनों का स्वामित्व। राज का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्योंकि बाजार पद्धति में निजी या व्यक्तिगत होता है, इसलिए उसमें प्रोत्साहन बढ़ाया जा सकता है। पर यहाँ पे साधनों का जो स्वामित्व है वो राज्य के ऊपर, इसलिए यहाँ पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। फिर स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन का वेग भी नहीं मिलता है। तीसरा, इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं होता। बाजार पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र होता है, उस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं होता है। फिर राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण यहाँ नौकरशाही का भय भी उत्पन्न होता है। तो समाजवादी और बाजार पद्धति हमने देखी, तो इन दोनों पद्धतियों में बताया गया है कि कुछ कमियां भी बताई गई हैं, कुछ लाभ भी बताए गए हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा मिश्र अर्थतंत्र। तो जिस प्रकार से बाजार पद्धति जो है, तो बाजार पद्धति की जो कमियां और असफलता के कारण समाजवादी उत्पन्न हुआ था, तो इसी प्रकार से समाज पद्धति बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति में कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों का सुमेल करके मध्यम मार्ग के रूप में से मिश्र अर्थतंत्र पद्धति का भी अस्तित्व आया है। जिसमें मिश्र अर्थतंत्र अर्थात क्या होता है? तो मिश्र अर्थतंत्र अर्थात ऐसी आर्थिक प्रवृत्ति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है, यानी इसमें सार्वजनिक यानी समाजवादी भी है और निजी यानी व्यक्तिगत भी है। तो और यह दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं है, दोनों एक दूसरे से स्पर्धा नहीं रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से पूरक बनकर काम करते हैं। इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल आदि माल की जो है वो व्यक्तिगत की होती है। मतलब निजी क्षेत्र में क्या है कि जो कृषि है, व्यापार है, इन सब की जो मालकी है वो एक व्यक्तिगत की होगी या निजी होगी, जिसमें भारी उद्योग जो होंगे, फिर संरक्षण जो सामग्री के कारखाने होंगे, रेलवे है, बिजली, मार्ग, सिंचाई, ये सब जो चीज़ हैं, ये आदि आधारभूत की जो चाबी के रूप में क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्र की जो मालिकी होती है वो राज्य की होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक दोनों मिश्र है, इसलिए इसे मिश्र अर्थतंत्र का है। इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। तो ये मिश्र अर्थतंत्र के बारे में बताया गया कि इसमें जो बाजार है वो स्वतंत्र रूप है, पर संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। सरकार द्वारा भिन्न भिन्न तरह के नियंत्रण पर भी इस पर रखे गए हैं, जैसे कि समाज में अनिश्चित वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा ऊंचा कर लादा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण है, स्वतंत्र है, पर संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अगर आप समाज की किसी अनिश्चित यानी कि जो जरूरी नहीं है, ऐसी निश्चित नहीं है, ऐसी को तुम किसी वस्तु का तुम उत्पादन करते हो, तो उस उत्पादन पर राज्य के द्वारा तुम्हें ऊंचा टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसे एक तरह से क्या किया है, मर्यादित कर दिया है। फिर दूसरा कि इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी करके उसे राहत प्रोत्साहन भी दिया है। तो दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एक तरफ से उसे टैक्स भी भरना पड़ेगा ऊंचा कर, और दूसरी तरफ से ये कहा गया कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए, यानी अगर आप किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करते हैं तो आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो एक तरह से आपको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन का मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी साहस का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में पहचाना जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि इस पद्धति में अंकुश और निर्णय दोनों हैं, यानी नियंत्रण में रखा गया है, इसलिए इसे नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। और फ्रांस, भारत आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र ही पाया जाता है। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बंटवारे के लिए बाजार पद्धति, सामाजिक पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया, परंतु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्ण बाजार पद्धति या 100% समाज पद्धति का अमल नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि आज हमने जैसे ये पढ़ा है सामाजिक पद्धति और बाजार पद्धति, तो विश्व के आप किसी भी देश में चले जाओ, आपको किसी भी देश में या ना तो वो पूरी बाजार पद्धति देखने को मिलेगी, ना ही सामाजिक पद्धति देखने को मिलेगी। आपको ये दोनों पद्धति अपने विशिष्ट रूप से खोकर यानी स्वरूप में, यानी दोनों पद्धति को मिलाकर जो एक स्वरूप बना है जिसे मिश्र अर्थतंत्र कहते हैं। तो ये मिश्र अर्थतंत्र ही आपको हर देश में देखने को मिलेगा, जहाँ बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज का नियंत्रण देखा जाता है, जबकि समाजवादी पद्धति में भी आर्थिक छूट-छाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिले हैं। परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कुछ कमियां पाई जाती हैं। फिर भी आज के तारीख में देखा जाए तो अधिकतर देशों में मिश्र अर्थतंत्र ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस अर्थतंत्र में भी कुछ कमियां पाई जाएंगी, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता है,
संकलन का अभाव है, आर्थिक नीतियों की असाध्य है, फिर आर्थिक विकास की जो नीची दर है ये, तो कुछ मर्यादाएं अर्थतंत्र में भी इस प्रकार पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको स्वाध्याय दी गई है आपके चैप्टर में, तो चैप्टर जो समझाया है, सारे अंदर पॉइंट दिए हैं, उसके मुद्दा अनुसार आपको स्वाध्याय हल कर लेनी है। ओके, थैंक यू।